नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। हम बैठे हैं इस वक्त कृष्णा नगर वार्ड 8 में और वार्ड 8 कृष्णा नगर के जो पार्षद हैं राजा बंजारे, ये हमारे साथ में है। और वैसे अगर नाम कहें तो इनका नाम है राजेंद्र कुमार, लेकिन प्यार से पूरा क्षेत्र इन्हें राजा बंजारे के नाम से जानता है। बंजारे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछेंगे कि आपका जो ये वार्ड 8 है, इसमें जो समस्याएं हैं, जितनी मतलब जब आप पार्षद बन के आए तो ये वार्ड में क्या क्या समस्याएं ऐसी थी जो आपके लिए चुनौती थी? ये समस्याएं तो ऐसी थी, ये हमारे यहाँ ना 20-25 वर्षों से कई गलियां ऐसी थी जहाँ पे रोड नाली नहीं था। वो टूटा फूटा रोड, टूटा फूटा नाली, जो नालियों का पानी सड़कों पर आ जाना, घरों पर घुस जाना। सड़कें ऐसी थी जो चलने के लायक भी नहीं थी। कई भवन है हमारे यहाँ, भवन ऐसे था जो जर्जर स्थिति में था। ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी, उस समस्याओं को लेते हुए हम यहाँ पर आ गए। क्योंकि आप एक निर्दलीय पार्षद हैं, जैसा बता रहे हैं, किसी पार्टी से आपका कोई अभी फिलहाल नाता नहीं है, तो ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण रहा जो कार्य आप बता रहे हैं, जिस प्रकार आपको वार्ड मिला था, तो कैसे आपने इन चुनौतियों का सामना किया और इसका ये रोड नाली की जो समस्या थी, मेन मूलभूत सुविधाएं, उसको आपने कैसे पार किया? जी, ये सब जो हमारी वार्ड की जनता है, उनके अपार सहयोग और समर्थन से हम यहाँ पर आए हैं। और एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमने एक संकल्प लिया था कि कैसे भी करके हम अपने वार्ड को डेवलप करना है, कैसे भी करके विकास की स्थिति को अच्छी करनी है। जो नागरिकों को 20-25 साल से जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, कैसे भी करके उनके पास मूलभूत सुविधा तो पहुंचाया जाए, ये हमारा प्रयास था। आप स्ट्रगलर रहे हैं, बहुत आपने स्ट्रगल किया है नौकरी को लेकर के, लेकिन हमें जैसी कहानी पता है कि आप नौकरी की तलाश में थे, काफी लंबा संघर्ष किया आपने नौकरी के लिए, और नौकरी न मिलने पर आपने राजनीति का रुख किया। किस पार्टी को आइडल मानते हैं और पहले आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते थे क्या? जी, मैं बीजेपी से था। मेरे पिताजी भी बीजेपी से, प्रथम बार जो यहाँ पे चुनाव हुआ था, निगम चुनाव, मेरे पिताजी ही बीजेपी से चुनाव लड़े थे। और उसके बाद अभी मैं कुछ जब पार्षद नहीं बना था, उससे पहले मैं बीजेपी से संबंध था और मैं सुपेला मंडल का अध्यक्ष भी बना हुआ था, अनुसूचित जाति मोर्चा का। और जैसे आपने कहा कि आपने बहुत नौकरी के लिए प्रयास किया, ऐसे करके मैं 10 सालों से बहुत प्रयासरत था, कहीं ना कहीं से अच्छा जॉब मिल जाए, सेटल हो जाए। पढ़े लिखे थे, डबल MA किए हुए हैं, PGDC किए हुए हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटिंग किए हुए हैं। तो प्रथम उद्देश्य वही था कि कैसे भी करके मैं सेट हो जाऊं, नौकरी लग जाए, परिवार सेट हो जाए, ये मेरा उद्देश्य था। लेकिन वो किस्मत किस्मत की बात है, बोलते हैं, वो हो नहीं पाया। तो हम लोग, हमारा एक ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है, हमारे सब दोस्त यार भाई और भी हमारे जितने भी सब साथी हैं ना, हम लोग एक दिन बैठ के ऐसी प्लान किए, अब क्या करें, भविष्य में चुनाव लड़ा जाए क्या, चुनाव लड़ देंगे तो ठीक रहेगा, ऐसे भी हमारे वार्ड में हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है करके। तो एक मीटिंग हम लोग करने के बाद एक डिसीजन लिए क्यों ना चुनाव लड़ा जाए करके, तब फिर हम लोग राजनीति में आए। फिर वहां पे जब राजनीति में आए तो फिर उसमें बीजेपी से हम लोग टिकट मांगे, क्योंकि वर्तमान में वो था, मैं सुपेला मंडल का अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष था। तो उसी के सहारे, फिर पूरे पब्लिक के सहारे, पब्लिक को भी हम लोग लेके गए, जो जो हमारे जो आते थे बाहर से, वो आते थे, उनके पास हम लोग लेके गए कि हम लोग वार्ड क्रमांक 8 कृष्णा नगर में बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम लोग टिकट की मांग करने गए हैं। ऐसा करके हम लोग उनके पास अपना आवेदन प्रस्तुत किए थे। अब टिकट नहीं मिल पाया, किसी कारणवश, हो सकता है किसी कारणवश नहीं मिल पाया हो, तो हम लोग ने वही एक दिन प्लान करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का सोचा और निर्दलीय लड़े। राजेश जी, ये तो हुई चुनौतियों की बात कि आप एक तो निर्दलीय है, निर्दलीय होने के बाद भी मतलब इतनी सारी चुनौतियां तो आपने जैसे पूर्ण की। आप जब आए थे, जो समस्याएं थी, आज क्या लगता है आपको कितनी समस्याएं हल हो पाई हैं? और विकास की अगर बात करें तो क्या क्या ऐसी उपलब्धियां हैं आपके इस वार्ड में जो आपने स्थापित की हैं? तो मेरे मेरे हिसाब से जो यहाँ पे समस्याएं थी, जो जब हम लोग प्रथम बार जब यहाँ पे निर्वाचित होकर आए, तब हमने वार्ड घूमा, देखा तो लगभग हर जगह परेशानी था। कुछ कुछ जगहों को छोड़कर हर जगह जहाँ जाए वहां तकलीफ है। अब हर कोई वहां पे बोलता था, बेटा रोड नाली, बेटा रोड नाली, बेटा भवन, ये भाई ऐसा, भाई वैसा, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन कैसे भी करके, मेहनत करके, दृढ़ इच्छा शक्ति से, हमारे जनता के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, समर्थन से हम लोग अपने लगभग 70% काम हमने कर चुके हैं। रोड नाली है और भवन है, जैसे जहाँ हम लोग बैठे हैं, भवन है एक जर्जर स्थिति में था, इसको हम लोग पार्षद निधि से रिपेयरिंग कराए हैं। ऐसे ऐसे 7 भवन है, सियान सदन भी है, ऐसे ऐसे 7 भवनों को पुनः दीवार लगा करके, ग्रिल गेट लगा करके, बढ़िया टाइल्स वाइल्स पुट्टी पुताई करके 6-7 भवन को कंप्लीट कर दिए। अब वो बढ़िया बैठने के लायक हो चुका है, पूरा भवन कार्यक्रम करने के लायक हो चुका है। सियान सदन था, सियान सदन में है, हमारे आदरणीय सांसद जी के सहयोग से 2 सेट का भी निर्माण करवाए हैं। आदरणीय विधायक जी के तरफ से भी
2 भवन हमको मिला है न्यू कृष्णानगर में। दोनों भवन को हमने बनाया है, बहुत अच्छा भवन बना हुआ है वहां पर। और रही बात रोड और नाली की, जो है रोड और नाली का ऐसा था कि जो बड़ी नाली थी, बड़ी नाली की वजह से ना कृष्णानगर में पानी भर जाता था, पानी नहीं निकलता था। वो रोड नाली था मिलन चौक से लेकर के मेन रोड सुबेरा तक। वो रोड था 75 लाख रुपए के आसपास का। वो रोड जब से बना है तब से कृष्णानगर में पानी भरना बंद हो गया। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से, और उसके साथ साथ मेरे को ऐसा अंदाजा है कि 70 से 80 लाख रुपए का नाली निर्माण हम लोग कर चुके हैं बस्तियों में, गली गली में। कई एरिया ऐसे हैं हमारे वार्ड में, जैसे गार्डन नंबर 2 के आसपास और मिनी माता चौक के आसपास, और न्यू कृष्णानगर में एक राजीव किराना स्टोर के पीछे एरिया है। ऐसे लगभग बहुत सारे एरिया है। श्याम चौक है, मिनी माता चौक से श्याम चौक का ये एरिया है। ऐसे लगभग लोहार पारा है, ऐसे लगभग बहुत सारे एरिया का नाली का निर्माण हमने कराया है। और रही सड़क की बात तो आप देखोगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। आप उधर आप यूट्यूब चलाओगे तो धनवंतरी स्कूल के पीछे एक बेल्ट है, 7-8 गलियों का पूरा बेल्ट कंप्लीट हो चुका है। राजीव किराना स्टोर के पीछे 8-10 गलियां हैं, पूरे सीमेंटीकरण हो चुका है, बढ़िया चलने के लायक हो चुका है अभी। और ये हमारे पीछे जो बैठे हैं, वहाँ पीछे 5-7 गलियां, वहाँ का बढ़िया सीमेंटीकरण हुआ हुआ है। अभी लगभग स्थिति ऐसी थी 20-25 साल पहले, चलने के लायक नहीं थी, अभी बहुत अच्छी स्थिति है। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ 30% काम अभी भी बचा हुआ है। इमामबाड़ा चौक से रजा रोड जो मिलन चौक होता है, वहाँ के 3-4 गलियां हैं और रोड नाली है। और डमरू पारा है एक, वहां पे 2 गली है और रोड नाली है, और एक गार्डन के आसपास सीमेंटीकरण है। ये 3-4 एरिया का और अगर विकास कार्य हमें मिल जाए शासन की तरफ से तो कृष्णानगर एकदम स्वच्छ एरिया होगा। क्या बात है। भंडारी जी निर्दलीय पार्षद हैं। जब आप पार्षद बने थे तो प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार थी, और उसके बाद फिर सरकार 2 साल बाद चेंज हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। क्योंकि आप भी ऐसा कह रहे हैं कि आपका आदर्श भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी राज्य में और बीजेपी की सरकार जब आई, तो क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? आपका सपोर्ट, आपकी बातें, आपकी जो जो कार्यप्रणाली है, उसको सपोर्ट कांग्रेस ज्यादा करती थी या बीजेपी ज्यादा करती है? नहीं, ऐसा तो अभी तक हमारे साथ कोई ऐसा बात नहीं हुआ है। जैसे कांग्रेस का सरकार था 2 साल तक, जब हम लोग पार्षद निर्वाचित हुए थे, तो भी विकास कार्य बराबर हमको आता था, मूलभूत सुविधा आता था। मूलभूत सुविधा के अंतर्गत 15 लाख रुपए का नाली निर्माण भी हमको मिला हुआ था। 10-10 लाख रुपए का 2-2 बार सीमेंटीकरण आया हुआ था। और जब चुनाव होने वाला था विधानसभा चुनाव, उससे पहले घोषणा किए थे 50-50 लाख रुपए हर वार्ड में आपको विकास कार्य के लिए देना है। उसमें 25 लाख भी हमको मिला था, उससे भी विकास कार्य कराया है। और जो 15वें वित्त से जो आया था, जो मैं आपको बड़ा नाली का बताया मिलन चौक से इमामबाड़ा चौक, वो सब कांग्रेस की ही सरकार में आया था। और रही बात उसके बाद जब सरकार बदला, जब बीजेपी की सरकार आई, तो वहां भी हमको विकास कार्य मिला। कहीं भी हम लोग ऐसा हमको महसूस नहीं हुआ हम निर्दलीय है तो हम चले जा रहे हैं। बीजेपी माइंडेड तो हम थे ही, बीजेपी माइंडेड। तो बीजेपी के आने के बाद में हमको विकास कार्य मिला है। जब से हम बीजेपी में जा रहे हैं, शामिल होके जा रहे हैं, तब से हमको विकास कार्य मिला है। उसमें 2-3 बार सीमेंटीकरण मिल चुका है। और 40 लाख रुपए एक बार मिला था। हम लोग सभी पार्षद, बीजेपी के सभी पार्षद रायपुर गए थे माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहु जी के पास। 42 लाख रुपए का विकास कार्य मुझे मिला था वार्ड में करने के लिए। और अभी सांसद जी भी, मैं बताया, सांसद जी भी डोम सेट का निर्माण करवाए हैं। उसके बाद अभी और पार्षदों में ऐसा मीटिंग हुआ है, बैठक हुआ है कि वार्डों में विकास कार्य के लिए और राशि उपलब्ध कराने के लिए हमें सरकार के पास चलना है, शासन के पास जाना है करके। तो बिल्कुल हम जाएंगे शासन के पास, उन सभी के सहयोग से, उन सभी के आशीर्वाद से जाएंगे और अपने वार्ड को बिल्कुल और विकसित करेंगे। बंजारा जी, आपका कहना है कि आप बीजेपी के समर्थक रहे हैं और आपने बीजेपी से टिकट मांगा था और नहीं मिलने पर आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। और ये भी देखा गया है कि जब कोई बागी चुनाव लड़ता है और अगर वो जीत जाता है तो पार्टी का सबसे पहला प्रयास होता है कि उन सभी को अपने पार्टी में वापस से शामिल किया जाए। तो आपको क्या अभी तक पार्टी का कोई ऐसा बुलावा नहीं आया, और अगर आता भी है तो कौन सी पार्टी आप ज्वाइन करना चाहेंगे? नहीं, मुझे जब हम लोग निर्वाचित होकर सेक्टर 7 जो कॉलेज था, वहां जो गिनती हो रही थी, वहां से निर्वाचित होकर निकले, तो ये वहां पर भैया लोग थे हमारे, कांग्रेस में भी हमारे भैया लोग सब पहचान वाले हैं, बीजेपी में भी है। तो वहां पे हम लोग ना, कांग्रेस वाले भैया लोग बोले कि हमें समर्थन कर दो, आप हमारे साथ चलो करके। लेकिन मैं अपने जनता के हिसाब से ही चलता हूँ क्या, और पार्टी के हिसाब से नहीं चल पाता हूँ। क्योंकि जनता हमें सहयोग किया, निर्दलीय के रूप में सहयोग किया है। अगर मैं तत्काल अगर वहां पे कांग्रेस को सहयोग कर देता तो मेरा एक
क्या रह जाता है, इस टाइप का बात हो जाता है। मेरे दोस्त यार हैं, बड़े भैया हैं, सब नाराज हो जाते। तो मैं वहां पर एकदम व्यक्तिगत रूप से फैसला लिया कि मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो कांग्रेस वाले भी बोले, बीजेपी वाले भी बोले, मैं चुपचाप निर्दलीय रह गया। बढ़िया 2 साल 3 साल निर्दलीय रहा। अभी अभी मैं बीजेपी को साल 1.5 साल से बीजेपी के साथ में आना जाना करता हूँ। दोबारा चुनाव आ रहा है, 6-8 महीने बचे हुए हैं। क्या लगता है कि ये जो राजनीति है, राजनीति कैसी है और क्या आप दोबारा चुनाव लड़ना चाहेंगे? और अगर लड़ना चाहेंगे तो क्या फिर किसी पार्टी से टिकट की मांग करेंगे? बिल्कुल भी है। समाज सेवा एक ऐसा चीज है, आप अगर समाज सेवा में आप उतर जाओगे तो आप निश्चित ही उस चीज को छोड़ नहीं पाओगे। आप किसी की तकलीफ को देखोगे, अगर आप उस तकलीफ को अगर आप सॉल्व कर दिए, उसकी समस्या का हल कर दिया, अगर वो आदमी अगर आप वो खुश है आपसे, तो फिर वो आपका आदत बन जाए। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो चुनाव तो लड़ेंगे ही हम लोग। ऐसा मेरे को उम्मीद है कि बीजेपी से हम लोग टिकट मांगेंगे और शायद बीजेपी वाले हमको टिकट दे दें। अब वो रही बात टिकट देने ना देने की, वो तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे तरफ से ये एकदम क्लियर है, पार्टी हमें टिकट दे चाहे मत दे, हम लोग निर्दलीय चुनाव फिर से लड़ेंगे। दोस्तों, राजा बंजारे जी जो है ये भारतीय जनता पार्टी से काफी प्रभावित है और कह रहे हैं कि जो दोबारा नगरीय निकाय चुनाव जो आने वाला है, जो बिल्कुल 6-8 महीने में होने वाला है, उसमें भी ये प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये टिकट मांगे। लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता है तो एक बार फिर स्वतंत्र है और निर्दलीय बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे अपने वार्ड की जनता की सेवा करने के लिए। बंजारे जी, शासन की बहुत सारी जन कल्याणकारी, जनहितकारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं को आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से अपने वार्ड वासियों को उसका फायदा दिला रहे हैं? जी, हमारा ना प्रथम प्रयास ये रहता है कि शासन के द्वारा कोई भी योजना अगर आती है, जो नागरिकों के लिए जो लाभ का रहता है, उसके लिए हम लोग प्रयासी ये रहते हैं कि एकदम कोने से कोने, मतलब वार्ड के हर कोने में जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति के पास उस योजना का लाभ पहुंच जाए। जैसे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप रखा हुआ हूँ, वो तो ग्रुप हर कोई रखता है अपने वार्ड का, उसमें हर बार शेयर करते ही हैं। लेकिन मैं क्या रखा हूँ, ब्रॉडकास्ट एक रखा हुआ हूँ। मैं जितने लोग का नंबर सेव रखा हुआ हूँ, लगभग ना 2,500-3 हजार नंबर सेव है। मैं पूरे उतने नंबरों का व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट बना के रखा हूँ। शासन की जो भी योजनाएं आती है, मैं एक मैसेज क्लिक करके सभी को पर्सनल सभी को भेज देता हूँ। उससे क्या होता है, पब्लिक को ये पता चल जाता है कि हमारे वार्ड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, शासन की योजना है, क्या योजना है, कम से कम जानकारी हो जाता है। पहले क्या है, जानकारी नहीं हो पाता था तो कई लोग वंचित हो जाते थे, लेकिन अभी ऐसा तो हमारे तरफ से नहीं है। हम मैसेज में ये भी लास्ट में टाइप कर देते हैं कि आपके आसपास ये वाला जानकारी आप दे दो, क्योंकि कई लोग व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, बुजुर्ग हैं, कीपैड मोबाइल रखते हैं, तो उनको भी जानकारी हो जाए। अब वो महतारी वंदन योजना का फॉर्म आया हुआ था, तो महतारी वंदन योजना का फॉर्म हम लोग अब जनता का, एक भी व्यक्ति हमारे यहाँ, एक भी महिलाएं दीदी हमारे यहाँ छूटना नहीं चाहिए करके हम लोग 12-12 बजे 1-1 बजे रात तक इसी भवन पे फॉर्म भरते थे। फॉर्म भी हम ही लोग उपलब्ध करा देते थे और सब चीज हम लोग करते थे यहाँ पर बैठकर। हमारे साथ 2-4 बच्चे भी थे हमारे, जो बहुत सहयोग किए हमारे। उसके बाद फिर SIR का भी शिविर आया, SIR विधानसभा का पूरा। उसमें क्या करते हैं, जैसे बहुत लोग बाहर के हैं, 2003 से पहले उन लोग 2003 में कहीं और रहते थे, जैसे कोई बिहार में है, कोई झारखंड में है, यूपी में है, कोलकाता में है, तो उनको ढूंढने में बहुत दिक्कत होता था। तो हमारे 2-3 बच्चे बैठे हुए थे साथ में यहाँ पे, उन लोग तुरंत ऑनलाइन ढूंढते थे, हम लोग भी ऑनलाइन ढूंढ के कैसे भी करके ना जनता का सहयोग करना है, कैसे भी करके उनको ना दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ से बैठे बैठे बोल दूंगा 2003 का सूची लेके आओ, जाओ बिहार जाओ, तो ये बहुत गलत बात है। जब हमारे पास सुविधा उपलब्ध है, जब हम पढ़े लिखे हैं, तो बिल्कुल उनको यहीं से उपलब्ध करा देंगे। और अभी फिर महतारी वंदन योजना का KYC अभी यहाँ पर हुआ, तो बोले हैं शासन की तरफ से KYC करवाना है करके। उसका हम लोग लगातार 20 दिन तक निःशुल्क शिविर लगाए थे अपने यहाँ, और लगभग 600 से 700 के बीच में यहाँ पर हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, दीदी है, हमारी चाची लोग हैं, मम्मी लोग, उन लोग सब यहाँ पर KYC निःशुल्क करवाए हैं। अब उनको एक विश्वास रहता है, तब हमारे पास उन लोग बिल्कुल पहुंचते हैं और अपना काम एकदम निश्चिंत होकर कराते हैं। क्योंकि जैसा हमें पता है और मैंने आपसे कहा भी कि एक ऐसा समय था जब आप नौकरी की तलाश कर रहे थे, राजनीति के बारे में आपने सोचा भी नहीं था, और अचानक से फिर आपका राजनीति में पदार्पण हुआ, पहली बार आपने चुनाव लड़ा, टारगेट हिट हो गया और आप पार्षद बन गए। जब आप नौकरी की तलाश कर रहे थे, एक आम इंसान थे, उस समय राजनीति आपकी नजर में क्या थी, और आज जब आप खुद एक राजनीतिज्ञ हो गए तब राजनीति आपकी नजर में क्या है? जब देखो, जॉब की तैयारी करते करते ही हम लोग राजनीति में आए हैं। उस समय का ऐसा था कि मैं जब चुनाव होता था,
तब तक किसी ना किसी पार्टी को सहयोग मैं करता था। मेरे पिताजी पुराने थे, मैं आपको पहले भी बताया कि बीजेपी से चुनाव लड़े हुए थे और लगभग उनके साथ-साथ मेरा भी एक छवि बना हुआ था। तो मैं क्या है कोई भी चुनाव आता था जैसे विधानसभा चुनाव हो, जैसे लोकसभा चुनाव हो, पार्षद चुनाव भी जो जब हम लोग नहीं खड़े हुए थे उससे पहले पार्षद चुनाव भी तो होते थे। उसमें हम लोग किसी न किसी का सहयोग करते थे। तो सहयोग करने में क्या है अब जैसे पार्टी से आता था फंड आता था आपको पब्लिक का सहयोग करना है, ये करना है, पब्लिक की समस्या को समझना है करके तो मैं कुछ-कुछ कार्य पब्लिक के लिए कर चुका था। तो जनता ना उस बीच में हमको पहचान गई थी, जान गई। तो फिर हम लोग बोले चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा करके हम जब दूसरों के एक भैया थे हमारे भैया मेरे को याद आ गया बात मैं किसी पार्टी का सपोर्ट करके ना यहाँ पे 4-5 चौक पर काम किया था। तो वो भैया ने मुझे बोला था कि अगर तू किसी दूसरे का सपोर्ट करके अगर 600 वोट उनको दिला सकता है हमारे वार्ड से 600 वोट उनको दिला सकता है तो अपने लिए तो बहुत कुछ कर सकता है करके तो मेरे ये सब छोटा-छोटा जो बात है वो मेरे को चुभता था मैं बोला क्यों ना चुनाव लड़ा जाए करके और इस कारण हम लोग इस फील्ड में आ गए। अब जब इस फील्ड में आ ही गए हैं तो ये हमारा उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से चाहे वो कैसा भी हो किसी भी प्रकार से जनता का सहयोग करना है। जनता ऐसी ऐसी चीज है जनता ना सिर्फ पार्षद से उम्मीद करती है। हर छोटा सा छोटा काम हो पार्षद से उम्मीद करते हैं। अगर पार्षद अगर उनकी उम्मीदों पर खरा न उतरे तो फिर पार्षदी का कोई मतलब ही नहीं है। क्या बात है दोस्तों, देखिए आप राजा बंजारे जी साहब कह रहे हैं कि एक पार्षद बनना भी काफी महत्वपूर्ण होता है और पार्षद अगर अपने वार्ड वासियों की अपने जनता के उम्मीदों पर खरा ना उतरे तो उसका पार्षद बनना बेकार है। बंजारे जी, नगरीय निकाय चुनाव करीब है और एक लगातार समय से नगर पालिक निगम भिलाई में कांग्रेस की सत्ता है लंबे समय से। एक विद्यारतन भसीन के समय हम जानते हैं कि उस समय भाजपा का शासनकाल आया, लेकिन उसके बाद लगातार फिर निर्मला यादव, उसके बाद फिर देवेंद्र यादव और आज नीरज पाल, मतलब 15 वर्ष हो गए लगातार कांग्रेस की काबिज होती आ रही। इस बार के चुनाव में क्या ऐसी रणनीति भाजपा अगर चाहती है कि वो सत्ता में आए, क्या करना पड़ेगा उनको, या क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि कांग्रेस संभालेगी सत्ता या फिर भाजपा काबिज होगी नगर निगम भिलाई में? ये बिल्कुल अगर स्वाभाविक सी बात है अगर टिकट हमें मिलता है बीजेपी का तो हम तो बीजेपी की साइड से ही जाएंगे। हम ये चाहेंगे कि 15 वर्षों से अभी यहाँ पर वो नहीं बना है। आपने 3 कार्यकाल बताया कि सिर्फ कांग्रेस के महापौर बन रहे तो हम ये चाहेंगे कि बीजेपी का एक बार महापौर है उसमें विकास कार्य फिर हमको समझ में आएगा। अभी तक कांग्रेस ने 15 सालों में क्या किया है, बीजेपी आएगी तो बीजेपी क्या करेगी, पब्लिक के प्रति उनका क्या उद्देश्य रहेगा, वो कैसे पब्लिक के बीच पे आएंगे। ये छोटी-छोटी जो बातें रहेंगी और जो शासन की तरफ से जो योजनाएं आ रही हैं बीजेपी के पार्षदों को करना पड़ेगा। बीजेपी के पार्षद हैं और जो बीजेपी के आने वाले कैंडिडेट हैं उनको जमीनी स्तर पर उतरकर अपने शासन के योजनाओं को लाभ के बारे में, शासन के विकास कार्यों के बारे में और आने वाले समय में शासन आपका किस प्रकार सहयोग करेगा, इस प्रकार की बातों को बिल्कुल पब्लिक के बीच में लेके चलना है उनको। अगर पब्लिक के बीच में ये सब बातें रहेगी तभी पब्लिक आपके प्रति उम्मीद जताएगी। राजा जी, अपने वार्ड में आपने बहुत सारे काम करवाए हैं, बहुत भवन बनाया है, रोड नालियां बनाई है। अपने वार्ड को एक अच्छे स्तर पर पहुंचाने के लिए क्या लगता है ऐसा कौन सा काम बच गया है आपकी नजर में जो आप करवाना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो पार्षद का ये काम रहता है कि अपने वार्ड में अपनी वार्ड की जनता को मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल उनको दिलवाए। मूलभूत सुविधाएं में क्या होता है, आदमी स्ट्रीट लाइट है, पानी है और रोड है, नाली है, साफ सफाई है, ये सब व्यवस्था ही पार्षद से लोग उम्मीद करते हैं। और जैसे पार्षद यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, आ गए जनता यहाँ पे साइन कराना है, फॉर्म भर दिए, राशन कार्ड बनवाना है, बिल्कुल उनका आवेदन लेकर के राशन कार्ड बनवा कर दे दिए। ये सब उम्मीदें रहती है और जितना हो सके 100% हम मेहनत करते हैं और पब्लिक को समस्या नहीं आने देते हैं। अब रही बात विकास कार्य की, तो विकास कार्यों में मैंने 3-4 जगह का नाम लिया है। मैंने ये भी पहले भी बताया था कि 70% एरिया को हम लोग डेवलप कर लिए हैं, जो अभी आज के डेट में आप वहां जाओगे तो बहुत अच्छा लगता है। पहले की स्थिति वहां पे इतनी खराब थी, एकदम नरक टाइप का लगता था। मैं वहां का फोटो आज भी रखा हूँ। कैसी लगी आपको ये खबर? हमें अपने कमेंट लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा भिलाई से।